जय हिंद दोस्तों। कल हम पढ़े हैं महाजनपद के बारे में, तो उसी से संबंधित आज हम पढ़ेंगे वंशों की उत्पत्ति। मगध महाजनपद ये कहते किसे हैं, ये क्या है, वंशों की उत्पत्ति किस सन में हुआ, इससे संबंधित हम जानकारी लेंगे। ये मुख्य टॉपिक रहा। अब इसमें मुख्य टॉपिक का मतलब ये रहा कि हर राजा एक दूसरे पे आक्रमण किए, किस तरह से शासन किए, किस तरह से युद्ध किए और एक दूसरे पर कब्जा जमाए, ठीक, और अपना शासन करके चले गए। ठीक उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे। देखिए, अभी हम इसी में धार्मिक गैर धार्मिक यहीं तक पढ़े थे, जिसमें पूरे धर्म को निपटा चुके थे। पारसी धर्म तक खत्म हो गया धर्म, महाजनपद भी कल खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है क्या, वंश, कि वंश कहते किसे हैं, वंशों की उत्पत्ति कब हुई। लेक्चर ये 40 आपको जो है अपलोड होगा। 40 ये देखिए, अभी ऐतिहासिक काल में ही है हम लोग, ठीक, अभी मध्य कालीन भारत में नहीं पहुंचे। अभी हम लोग किसमें हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास कहिए, ठीक। अब देखिए, कल हम तो महाजनपद को निपट लिए, आज हमें पढ़ना क्या है, भारतीय ऐतिहासिक काल या प्राचीन भारतीय इतिहास कहिए, ठीक। ईवीस को मिटा देते हैं हम। आज हमें पढ़ना है जो वो देखते हैं, वंशों की उत्पत्ति। सबसे पहले वंश की उत्पत्ति तो हम समझेंगे कि वंशों की उत्पत्ति सबसे पहले पुराण, वेदांग जब हम पढ़ाए थे, उसी में पुराण जब पढ़ाए थे तो स्मृति पुराण में ही वंशों के जिक्र किया गया था, जिसमें सबसे प्राचीनतम वंश की जानकारी मिली थी स्मृति साहित्य में। पुराण के बाद हम साहित्य जो पढ़े थे, उसी साहित्य में हमें मिला था वंशों की जानकारी। राजवंशों की जानकारी मिली थी सबसे स्मृति साहित्य में, प्राचीन मतलब सबसे पुराना। वंशों की उत्पत्ति कब हुई, अब देखते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिली थी। अब पुराण हम कब पढ़े थे, उसमें इसके बाद उसमें जानकारी मिली थी, मगर पूर्ण रूप से पढ़े कि इसमें मौर्य वंश की जानकारी अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। पर सबसे पहले मिली थी जो किसमें, विष्णु पुराण में ही मिली थी। लगभग सभी वंशों की जानकारी हमें किसमें, पुराण में ही मिला था, या पुराण स्मृति साहित्य से संबंधित में ही मिला था, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। देश में सभी कोई राजा बनते हैं, देश के सभी प्रधानमंत्री बनते हैं, मगर कोई खास हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक मतलब बड़े सदस्य जो होते हैं परिवार में ही, कि सब कोई काम करने के लिए करते हैं, मगर कुछ ऐसे कोई काम कर जाते हैं जो कि खास हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वंश में हम जानकारी लेंगे, ठीक। मगध राज्य का उत्कर्ष कहिए या फिर वंशों की उत्पत्ति कहिए, ये सब की जानकारी यहीं से हम शुरू करेंगे। सिक्का अभिलेख, ये जो वंश से पहले था हम लोग मिले थे। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो इसमें वंश की उत्पत्ति कहां से हुई थी। मगध महाजनपद में कुल 7 महावंशों का शासन किया। मगध महाजनपद में क्या हुआ, मगध महाजनपद के कुल 7 राज्य वंशों की शासन किए। 7 राजवंश थे, वो कौन कौन थे वो हम बताएंगे मगध महाजनपद में कुल, ठीक। अब देखिए, इसमें महाजनपद तो 16 थे, जिसमें सबसे ज्यादा मगध महाजनपद जो था 16वां मगध महाजनपद था। इसमें 7 राजा शासन किए। उस 7 राजाओं का नाम और हम टॉपिक बताते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। अब देखिए, हसीन का मतलब हो गया हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। सा से हो गया शिशु नाग वंश, ठीक। शिशु नाग वंश, आप इसको कॉपी पे लिखिएगा। 9 से हो गया नंद वंश, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मौर्य वंश, ठीक।
इसको लिखिए आप, ये ट्रिक हो गया। मगध महाजनपद के उत्कर्ष या फिर महाजनपदों का उत्पत्ति कैसे हुआ, मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंश कैसे राज्य किए, तो 7 वंशों का उत्पत्ति है। तो पहला में हसीन मशुकसा, ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया, ट्रिक। इसमें हसीन मशुकसा हो गया जिसका फॉर्मूला हो गया, समझिए। तो ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सुंग वंश, ये भी एक वंश था, सुंग वंश। उसके बाद हो गया कर्ण वंश, क्या हुआ, कर्ण वंश। इसके बाद हो गया ये शक शासक, शक या शासक या सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ये वंश हो गए, 7 वंश हुआ। पहला हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शिशुनाग वंश, छठा कर्ण वंश, सातवां जो है सातवाहन वंश। और संख्या के हिसाब से ही हम इसको देखते हैं। 7 मतलब ये जो भी है वंश की उत्पत्ति हो गई। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है हर्यंक वंश, जो कि हर्यंक वंश की शुरुआत कब हुई थी ये देखते हैं। अब इसको आप उतारिएगा, स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसको सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है उसको आप क्या करेंगे, उतारेंगे, ठीक। इसको फॉर्मूला को आप लिखिएगा। ये वंश हो गए, मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंश जो थे वो शासन किए, वो कौन से थे, हसीन मशुकसा, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सिंह वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। इतना आसानी से याद नहीं किया गया है, 2 साल पहले से इसको रिपीट किया जा रहा है, ठीक। अब देखिए इसके बाद में हम अब एक ही ठो पढ़ेंगे, कौन सा, हर्यंक वंश। पहला हर्यंक वंश, इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए ऐतिहासिक काल में ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मध्यकाल में नहीं आए, मध्यकालीन भारत में नहीं पढ़े, अब ऐतिहासिक भारत ही हम लोग पढ़े, ठीक, या प्राचीन इतिहास कहिए। तो इसमें हम हसीन मशुकसा में हर्यंक वंश, हर्यंक वंश, ठीक, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। हर्यंक वंश में अब पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, हर्यंक वंश की उत्पत्ति कब हुई थी। हर्यंक वंश 544 से लेके 412 ईसा पूर्व, जो कि मतलब YouTube के थंबनेल पे ही हम मतलब टॉपिक दे देते हैं कि किस टॉपिक पे पढ़ाई होगा, या बच्चे को समझ में आ सके कि हाँ ये टॉपिक का ही वीडियो है। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हसीन मशुकसा, सातवाहन वंश, कर्ण वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, उसके बाद हर्यंक वंश। उल्टा भी पढ़े या सीधा पढ़िए, दोनों में एक ही है। मगध महाजनपद में 7 वंशों की उत्पत्ति हुई थी। वो 7 राजवंशों की उत्पत्ति कौन थे, तो हसीन मशुकसा, ट्रिक लिख लीजिएगा, उसमें 7 का नाम लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे AD-BC, ये तो पढ़ाए थे कि ईसा का जन्म 0 हो गया, इधर हो गया AD, इधर हो गया BC। उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है 544 से लेके 412 ईसा पूर्व तक, ठीक, ये पूर्व देख लीजिएगा। अब इसमें हो गया ईसा पूर्व AD-BC, एनो डूमिनी। अब उसके बाद हो गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक, क्राइस्ट लिखते हैं, क्राइस्ट पढ़ाता है, ठीक। उसके बाद में इसको AD-BC में देखते हैं, उसको हम पढ़ाए हैं। जब पढ़िएगा वैदिक काल ना, उसको एक एक करके नहीं, जब तक इतिहास पढ़िएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, इतना याद रखिए आप लोग, ठीक। उसके बाद अब हम हर्यंक वंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये सबसे पहले हर्यंक वंश की उत्पत्ति हुई, तो हर्यंक वंश 544 से लेकर 462 ईस्वी तक। इसमें हम सिर्फ हर्यंक वंश की जानकारी देंगे। हर्यंक वंश की संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे, जो कि 544 से लेके 412 ईसा पूर्व। हर्यंक वंश की संस्थापक बिंबिसार थे, और इसके सन जो थे वो 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक है। यह जैन तथा बौद्ध धर्म के समकालीन थे, यानी ये जो मगध महाजनपद में 7 राजवंश थे उसमें हर्यंक वंश जो थे जिसका संस्थापक बिंबिसार थे, ये क्या थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, यानी उनके समकालीन थे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसका पहला ऐतिहासिक राजवंश था, मतलब इतिहास में सबसे पहले राजवंश जो था वो कौन था, बिंबिसार था। इसकी राजधानी राजगिरी तथा गिरिवर्ज थी।
बिम्बिसार 52 वर्ष तक मगध पर राज किया और यह प्रथम राजा था जिसके प्रशासनिक राज्य बल दिया यह स्थानीय सेना रखा था। इन्होंने क्या किया, जब मगध पे राज किया प्रशासनिक राज्य बल दिया था और स्थानीय सेना भी रखा था, मतलब वहीं का आदमी को क्या रखा था, अपना सेना रखा था। बिम्बिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। बिम्बिसार क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार के अंग राज्य और शासक बृहद को हराकर पुत्र अजातशत्रु वहां शासक बना दिया। अब देखिए बिम्बिसार के अंगराज्य बिम्बिसार जो थे अंगराज्य के शासक बृहद्रथ ने क्या किया, उसको हरा दिया और उसके पुत्र जो थे अजातशत्रु वहां पे उसका शासक बना दिया। अब इसके बाद में एक तो सिर्फ अजातशत्रु का ही टॉपिक जाएगा, उसके बाद उदयन जाएगा, ठीक अलग। अब एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। बिम्बिसार का विवाह मध्यम बिम्बिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में मिला और क्षेत्र अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब देखिए बिम्बिसार को विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में क्या मिला था, दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य में विस्तार कर दिया। अब वो जब शादी किया तो उसको क्या हुआ, दहेज में वहां का क्षेत्र मिला और उसमें अपना शासक किया। बिम्बिसार के विवाह के माध्यम दहेज के रूप में मिल गए अपने क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार ने पहली पत्नी महाकौशल थी। बिम्बिसार की पत्नी का नाम क्या था, महाकौशल था, जो कि कौशल राज्य के पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित जो थे उसकी बहन थी, कौन, उसकी कौशल। इसके साथ ही दहेज में काशी प्रांत मिला। अब बताइए आजकल लोग क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा मतलब 2-4 लाख 10 लाख मतलब दहेज ले रहे हैं, ठीक। उस समय जो था राजा थे वो पूरा एरिया ही कब्जा करते थे कि कितना हमको मिलेगा एरिया। अब बताइए काशी प्रांत को कब्जा किया था, उसको दहेज में मिला था, जिसका वार्षिक आय मतलब एक साल में उस समय में क्या था, लाखों रुपए, मतलब 1 लाख रुपए का वार्षिक इनकम था इसका। बिम्बिसार का दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी। अब देखिए बिम्बिसार 2 शादी किया था, ठीक। पहला का नाम क्या हो गया, पहला का नाम हो गया महाकौशल और दूसरा का नाम राजकुमारी चेलना था, जिसके अजातशत्रु का जन्म हुआ। अब देखिए बिम्बिसार 2 शादी किया, जिसमें पहले में था जो पहला का नाम महाकौशल था, ठीक, और दूसरे पत्नी का राजा था क्या, अजातशत्रु। कौन था, कोई पूछेगा तो बिम्बिसार का दूसरी विवाहित पत्नी का पुत्र था, कौन, अजातशत्रु, जिसका अजातशत्रु का जन्म हुआ। बिम्बिसार का तीसरी पत्नी पंजाब से मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। अब देखिए 2 शादी नहीं 3 शादी किया अभी। तीसरा शादी में कौन था, बिम्बिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा। तीसरी पत्नी का नाम क्या था, राजकुमारी क्षेमा था, जो कि पंजाब के मद्र कुल थी, ठीक। बिम्बिसार की चौथी पत्नी अमरपाली थी, जो कि वैशाली की गणिक था। अब बताइए बिम्बिसार ये 3 शादी 4 शादी किया अभी तक, अभी देखिए कहीं आगे भी मत किया हो, 4 शादी किया है। बिम्बिसार की चौथी पत्नी का नाम अमरपाली थी, जो कि वैशाली की गणिका थी। वैशाली यही बिहार का एक राजधानी है वैशाली, वहीं की वो रहने वाली थी, जिसका नाम अमरपाली था, ठीक। बिंदुसार की अपनी पत्नी रानी चेलना को प्रवृत्त होकर जैन धर्म को अपना लिया। अब देखिए जब उसकी पत्नी जो थी क्या थी, जैन धर्म को मानने वाला थी, तो उसके बाद जब चौथा शादी विवाह किया हो तो उसके बाद अपने पत्नी के थ्रू वो क्या किया, जैन धर्म को अपना लिया। बिम्बिसार के पत्नी का नाम भाटिया था, बिंबिसार के पिता का नाम, और बिम्बिसार जो थे उनके पिता का नाम क्या था, भटिया था। अब देखिए मतलब एक राजा हो गए, एकदम सपोज कीजिए इतिहास पढ़ने का टॉपिक, जैसे कि आप ही मान लीजिए कि आप एक राजा हैं, आप जन्म लिए, आपके माता पिता का नाम कब था, क्या था, और उसका आपका जन्म कब हुआ, आप कौन सा शासन किए, किस पे आक्रमण किए, सेम यही ट्रिक पे क्या करेंगे, इतिहास को समझ लेंगे। पुराण के विशंबर श्रेणी कहा जाता था। इसके समय अवंती राजा चंद्रप्रदोत को एक असाध्य रोग का इलाज बीमारी हो गई। अब देखिए इस समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत वो अवंती के राजा थे, चंद्रप्रदोत, उनको क्या हुआ, लाइलाज, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं था, उसी प्रकार का एक बीमारी उनको हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिम्बिसार ने अपने राजा वैद्य अजीवक को भेजा। उनके पास एक जीवक एक राजा था जो कि वैद्य मतलब डॉक्टर था, उस समय वैद्य बोला जाता था,
वैद्य आजीवक को क्या किया, उसको चंद्रप्रद्योत को इलाज करने के लिए भेजा। जीवक के इलाज के बाद चंद्रप्रद्योत ने स्वस्थ हो गए। वो क्या हुआ, जब इलाज चला तो वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। इन्होंने अवंती के मगध को अधीन कर दिया और अंगराज के जीत कर मगध साम्राज्य का विस्तार कर दिया। अब यहीं पे ये क्या किया, आक्रमण किया। जब ठीक हो गया तो युद्ध चालू हो गया। जब युद्ध चालू हुआ तो क्या किया, अब वहां पे शासन करना शुरू कर दिया, जिसमें मगध साम्राज्य का क्या हुआ, उत्पत्ति हो गया, विस्तार किया। बिंबिसार के छोटे राज्य का युद्ध करके जीत लिया और इसे वैशाली पर आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या के लिए पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दिया। अब देखिए, उसका पुत्र ही क्या किया, उसको हत्या कर दिया। जब वो ठीक हो गया तो उसकी तीसरी जो पत्नी थी, उसी में एक जो था, क्या बोलते हैं, अजातशत्रु, जिसको जन्म दिया अजातशत्रु, चेतक दूसरी पत्नी का औलाद था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु ने क्या किया, अपना जन्म जब लिया तो अब कोई भी बच्चा जब शासन काल में आएंगे तो राजा का लड़का राजा ही होता है, ये तो जाहिर सी बात है। अब वो क्या किया कि अजातशत्रु ने किसको, बिंबिसार की हत्या कर, मतलब बिंबिसार छोटा सा मतलब क्या किया, आक्रमण करके वैशाली पर कब्जा कर लिया। अब जब वैशाली पर आक्रमण करके कब्जा किया तो अजातशत्रु बोला कि अब तो कब्जा करके पूर्ण रूप से ये राज कर लिया। बस अजातशत्रु ने क्या किया, उसकी हत्या करके कब्जा जमा लिया। कब, 492 ईसा पूर्व कर दिया। उसके बाद अजातशत्रु का शासन चलने लगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अजातशत्रु के बारे में। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।